हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन के एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका कंधा अकड़ने लगा है, अगर आपके कंधे में स्टिफनेस आने लगी है, अगर आपके कंधे में पूरी रात पेन रहने लगा है या फिर पूरे दिन पेन रहने लगा, कंटिन्यूस पेन रहने लगा है, तो हो सकता है कि आप भी फ्रोजन शोल्डर से परेशान हों। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, जिसमें मूवमेंट का कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। उसमें कंधा अकड़ जाता है, सारे मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई भी मूवमेंट आपका प्रॉपर नहीं होता। चाहे वो सामने से ऊपर उठाने वाला मूवमेंट हो, चाहे साइड से ऊपर उठाने वाला हो, या फिर पीछे ले जाने वाला हो, या फिर इसको रोटेट करने वाला हो, ये सारे मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है फ्रोजन शोल्डर में। अब बातें उठती है कि इसको फ्रोजन शोल्डर की क्या कंडीशन हो सकती है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं। तो अगर मैं मेडिकली बात करूं तो इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इस बेसिकली शोल्डर जॉइंट में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसका जो जॉइंट है इसका, वो उसमें कहीं ना कहीं जो उसका कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाती है। और वो इतना टाइट हो जाती है कि फिर वो मूवमेंट करने के सपोर्ट नहीं करती मूवमेंट करने में। इसी वजह से ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन जो होती है ये, वो डायबिटिक लोगों में होती है। वो लोग इस कंडीशन को डेवलप करने के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें। उसके अलावा फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है कंपेयर टू, अगर मेल की कंपेयर करें तो। एज की बात करें तो 40 to 60 ईयर्स के बीच में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। वैसे तो आजकल किसी को भी हो जाती है, लेकिन जो एडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर है, एडियोपैथिक का मतलब हुआ कि जिसका बिना कोई कॉज के होता है, बिना किसी इंजरी को हो जाए, ऐसे जो कंडीशन होती है वो 40 to 60 ईयर्स में आमतौर पे होती है। वैसे अगर मैं इसके लक्षणों के बारे में बात करूं तो हमने अक्सर देखा है कि जो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन होती है उसमें मूवमेंट कर तो रिस्ट्रिक्शन होता है, नाइट में पेन बहुत ज़्यादा होता है, आपकी कॉम्बिंग नहीं हो पाती, और बाल टाई करना हो वो नहीं हो पाता, अगर कोई कपड़े वगैरह पहनना चाहें तो उसमें भी मुश्किल होती है। ओवरहेड एक्टिविटी बेसिकली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जर्क भी लगता है, थोड़ा सा भी झटका लग जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो पेन बेसिकली मेन पेक्यूलियर फीचर है इसका, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट। ये जो होता है इसका मेन लक्षण होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कोई मेडिकली कॉज के बारे में, तो मेडिकली जो डिफाइंड कॉज नहीं है कि आखिर ये होता क्यों है, लेकिन ये अक्सर देखा गया कि जो डायबिटीज़ से सफरिंग कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये। लेकिन इसका कॉज जो है वो मेडिकली अभी तक प्रूवन नहीं है कि आखिर क्या वजह है इसके होने से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंधे में पेन हो रहा है, मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, जॉइंट स्टिफ हो रहा है, पूरे अकड़ाहट से रखती है, तो डेफिनेटली आपको एक बारी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहिए और उनसे हेल्प लें कि क्या किया जा सकता है। अब मैं इसके कुछ स्टेजेस के बारे में बताता हूँ कि आखिर फ्रोजन शोल्डर कैसे होता है, कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं इसके। तो इससे बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। इसमें कुछ और भी बातें मैं बताऊंगा कि किस स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि लोग फ्रोजन शोल्डर जब होता है और जब दर्द और रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है तो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, ऐसे मूवमेंट नहीं करना है। वो या तो किसी अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइजेज करें, या फिर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। तो अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो 3 स्टेज हैं बेसिकली इसके। पहला जो स्टेज होता है वो फ्रीजिंग स्टेज होता है, दूसरा स्टेज जो होता है वो फ्रोजन स्टेज होता है, और तीसरा जो स्टेज होता है वो थॉइंग स्टेज होता है। फ्रीजिंग स्टेज बेसिकली पहले दिन से लेके और 6 हफ्ते या फिर कई बारी 3 महीने 4 महीने तक भी कैरी करता है। उसके बाद जो फ्रोजन स्टेज होता है वो 6 महीने से लेके और साल भर 1.5 साल तक भी कैरी कर सकता है। और उसके बाद का जो स्टेज होता है वो थॉइंग स्टेज होता है। फ्रीजिंग स्टेज में आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन मतलब कि यहाँ पे सूजन होगा, सीवियर पेन होगा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट होगा। फ्रोजन स्टेज में ऐसा होता है कि आपका मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट होगा, लेकिन पेन हो सकता है कि कुछ हद तक कम हो जाए। पेन आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके मूवमेंट बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वो लास्ट कर सकता है 6 महीने से लेकर साल भर 1.5 साल तक भी।
और जो थॉइंग स्टेज होता है वो उसके बाद शुरू होता है, वो रिकवरी का स्टेज होता है, जिसमें धीरे धीरे अपने आप ही शोल्डर का मूवमेंट भी खुलने लगता है और पेन तो खैर ख़त्म होने लगता है। अब जब आप पहले स्टेज में हैं, थॉइंग स्टेज में, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ ये होता है, जो शुरुआती का स्टेज होता है उसमें फ्रीजिंग स्टेज में, कि हम पेन को कंट्रोल करें, पेन को रिड्यूस करें। उसके लिए आप आइस पैक लगा सकते हैं उस पर, शुरुआती दौर में एक्यूट स्टेज है तो, या फिर हॉट पैक भी लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको अपना फिजियो से ज़रूर संपर्क करें, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशन में जो भी सूट करता है। अगर सूजन है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, अभी रेडनेस है, अभी एक्यूट पेन है, तो कई बार हम उसको कोल्ड पैक दे के थोड़ा सा सेटल करते हैं, उसके बाद हॉट पैक देते हैं। उसमें मूवमेंट नहीं करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, जैसे ओवरहेड एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, या फिर कई लोगों को देखा है कि पुली करने लगते, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हील करने लगते हैं। अगर आप व्हील करने लगते हैं या फिर ज़बरदस्त उसको ऊपर खींचने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दर्द बढ़ने के चांसेस होते हैं। बहुत जेंटल मोमेंट कीजिए। ऐसे में आपका रोल आपको करना यही है कि उसको, जैसे मान लीजिए साइड टर्न लीजिए और हल्का हल्का इसको मूव करने की कोशिश करें, पेंडुलर मोमेंट कीजिए। अभी मैं इसके आगे एक और एक्सरसाइजेज का सीरीज बताऊंगा कि कौन कौन से मूवमेंट करनी है उसमें, लेकिन पहले स्टेज में मेन पर्पज़ है वो है आपका पेन को रिड्यूस करना। मूवमेंट जितना बरकरार है उसको बरकरार रखना, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होने देना। अगर आपका कंडीशन फ्रोजन स्टेज में चला गया है, जहाँ पे सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। वहाँ पे रोल उनका ज़्यादा होता है, कुछ मूवमेंट होते हैं, मोबिलाइजेशन होती है, जिसको करके आपके उस कंधे की जॉइंट को खोला जाता है, मूवमेंट को खोला जाता है। डेफिनेटली पेन रिलीफ के लिए वो अपने हिसाब से वो देख के उसमें करते हैं कि क्या करना होता है। थॉइंग स्टेज जो होता है, जिसमें पेन की रिकवरी होने लगती है, उसमें आपको अपना खुद ही फील हो गया कि मोमेंट रिस्ट्रिक्शन अब ख़त्म हो गई है, मोमेंट होने लगता है। ऐसे स्टेज में आपका जो फोकस होना चाहिए वो मेन ये होना चाहिए कि शोल्डर का जो रेंज है, उसमें जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन किया जाए। उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है, वो थर्ड स्टेज में होती है। तो ये तीनों स्टेज के वाइज उसकी एक्सरसाइजेज होती है। इसीलिए कई सारी एक्सरसाइजेज को आपको मिक्स नहीं करना है, आपको ये जानना है कि किस स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज होगी। हम मूवमेंट की बात करें तो कौन से स्टेज में क्या मूवमेंट करते हैं, तो सबसे पहले मैं पहले स्टेज की बात करता हूँ, फ्रीजिंग स्टेज में। फ्रीजिंग स्टेज में जैसा कि मैंने बताया कि हमारा मकसद होता है कि जो मूवमेंट है उसको हम मेंटेन करके रखें। तो इसमें जो सिंपल से मूवमेंट है, हल्का सा अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करिए, फॉरवर्ड बेंड कीजिए थोड़ा सा, और कोशिश कीजिए पेंडुलम मूवमेंट करने का। पेंडुलम मूवमेंट मतलब कि हाथ का मूवमेंट, फ्री मूवमेंट करने का। उसके बाद आप सामने से मूवमेंट करें, कम से कम 10 to 15 रेपिटेशन कीजिए इसका। इसमें रोटेशन का मूवमेंट करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हर मोमेंट 10 to 15 रेपिटेशन रिपीट करें। इससे होगा ये कि इसका जो नॉर्मल मोमेंट है वो मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ कुछ जेंटल एक्टिविटी आप कर सकते हैं, हल्का हल्का इसको ऊपर उठाने की, कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट के साथ इसको धीरे धीरे मूव करने की एक्टिविटी कर सकते हैं आप, जितना हो सकता है बहुत इजीली। पेन नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। और सामने से 10 टाइम्स करने के बाद इसको साइड से भी कर सकते हैं। ये मूवमेंट होती है जिसको करके आप इसके रिस्ट्रिक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। धीरे धीरे जब पेन थोड़ा कम हो या फिर आप देखें कि थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, तो एक टॉवेल लीजिए, घर की किसी दीवार का सपोर्ट लीजिए, टॉवेल को दीवार पे रखिए और धीरे धीरे इसके साथ ही हाथ का मूवमेंट ऊपर तक करें। फिर आगे बढ़ते जाइए, ऊपर तक ले जाइए, फिर नीचे लाइए, पीछे तक लाइए। ये मूवमेंट पे ही आप 5 to 10 टाइम्स एज़ पर योर कन्वीनियंट, जितना में पेन नहीं होता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद साइड से मूवमेंट करिए, इसको ऊपर तक ले जाएं,
फिर स्लोली नीचे लाएं, फिर स्लो ऊपर ले जाएं, स्लोली नीचे लाएं। ये मूवमेंट आप कर सकते हैं अपने घर पे। इसके अलावा सीधे खड़े हो जाएं वॉल के साथ और शोल्डर को स्ट्रक करने की कोशिश करें। ये मूवमेंट आप फर्स्ट स्टेज में भी कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन को रोकने में। शोल्डर को स्ट्रक कीजिए, 10 टाइम्स रिपीट करें इसको, और 10 टाइम्स करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होइए। रिलैक्स होने के बाद फिर शोल्डर को पीछे ले जाएं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसमें बेसिकली पीछे की तरफ ये रिट्रैक्ट होना चाहिए, रिट्रैक्ट होना चाहिए। स्केपुलर ब्लेड का मूवमेंट है ये, और शोल्डर जॉइंट को भी हेल्प करेगा ये खोलने में। ये मूवमेंट आप कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा आप टॉवेल लीजिए, टॉवेल को पकड़िए ऐसे, इजीली अवेलेबल है घर में, और इसको ऊपर खींचिए, ऊपर खींचिए। अगर मैं पीछे से दिखाऊं, इसको ऐसे ग्रिप बना के ऊपर तक खींचना है। इसके अलावा ऐसे साइड से ले आके और सामने की तरफ खींचिए इसको। अगर मैं बात करूं तो इस सामने से खींचेंगे, एक कंधा पीछे जाएगा, एक कंधा आगे आएगा। एक चीज़ याद रखें कि हर मूवमेंट को कोशिश करें कि 5 to 10 टाइम्स रिपीट जरूर करना है, और ऐसे करके इसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं अपने रेंज को, और खोल भी सकते हैं धीरे धीरे। ये सेल्फ मूवमेंट है जो आप घर पे कर सकते हैं। उसके अलावा टॉवेल को दोनों हाथों में पकड़िए, स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट करने के बाद दोनों साइड से मूव कर सकते हैं आप। ये भी कर सकते हैं, इसको ऊपर उठाने वाला मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मूवमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहला मूवमेंट यही होता है डिस्ट्रैक्ट होने वाला। ये सारा मूवमेंट करके आप अपने आप को मूवमेंट मेंटेन रख सकते हैं, मूवमेंट को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होने से रोक सकते हैं, और अगर रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो उसको धीरे धीरे करके खोल भी सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप इनमें से किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के पहले अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर ऑर्थोपेडिशियन से सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आपको बेहतर गाइड ज़रूर कर सकते हैं इस बारे में। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ रिलेटेड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आगे और कोशिश रहेगी कि आपको नई नई वीडियोस के माध्यम से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस देता रहूँ। थैंक यू सो मच।